आज हम कवर करेंगे सेक्शन 8। सेक्शन 8 बात करता है मोटिव, प्रिपरेशन और कंडक्ट की। कंडक्ट प्रीवियस और सब्सिक्वेंट दोनों। सो मोटिव, प्रिपरेशन एंड प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट। अब देखो सेक्शन का पैरा 1 क्या कहता है। पैरा 1 कहता है एनी फैक्ट इज रेलिवेंट विच शोज और कॉन्स्टिट्यूट अ मोटिव और प्रिपरेशन फॉर एनी फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट। तो कोई भी फैक्ट, एनी फैक्ट इज रेलिवेंट, कोई भी फैक्ट रेलिवेंट माना जाएगा कब? विच शोज और कॉन्स्टिट्यूट, ठीक है, तो शो करता है या कॉन्स्टिट्यूट करता है। मोटिव और प्रिपरेशन फॉर एनी फैक्ट इशू और रेलिवेंट फैक्ट, ठीक है। फिर सेकंड पैरा देखो, सेकंड पैरा कंडक्ट की बात कर रहा है। कह रहा है कंडक्ट ऑफ एनी पार्टी, किसी भी पार्टी का या उस पार्टी के एजेंट का, ठीक है, टू एनी सूट और प्रोसीडिंग। सूट सिविल, प्रोसीडिंग मीन्स क्रिमिनल। सो कंडक्ट ऑफ एनी पार्टी और एनी एजेंट टू द पार्टी, उस पार्टी का कंडक्ट, उस एजेंट का कंडक्ट टू एनी सूट और प्रोसीडिंग, वो रेलिवेंट होगा। कब रेलिवेंट होगा? जब वो कंडक्ट सूट और प्रोसीडिंग के रेफरेंस में होगा, या फैक्ट इन इशू के रेफरेंस में होगा, या किसी भी रेलिवेंट फैक्ट के रेफरेंस में होगा, तब माना जाएगा। एंड और कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन एन ऑफेंस अगेंस्ट हुम इज सब्जेक्ट टू एनी प्रोसीडिंग। ये बात करता है विक्टिम की, ठीक है, तो विक्टिम का भी कंडक्ट रेलिवेंट है। अब कह रहा है इफ सच कंडक्ट इन्फ्लुएंसेस और इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट वेदर इट वाज प्रीवियस और सब्सिक्वेंट। तो कह रहा है कि जो ये कंडक्ट, जिस कंडक्ट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ये कंडक्ट इन्फ्लुएंसेस और इज इन्फ्लुएंस्ड किससे? फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट से। तो या तो फैक्ट इन इशू की वजह से या रेलिवेंट फैक्ट की वजह से इस कंडक्ट में कुछ वेरिएशन आई है, कुछ कंडक्ट हुआ है, कंडक्ट इन्फ्लुएंस हुआ है, ठीक है। अब भले ही ये कंडक्ट प्रीवियस हो या सब्सिक्वेंट हो, लेकिन ये जो इन्फ्लुएंस हो रहा है या जो भी इसके रेफरेंस में चेंजेस या वेरिएशन है, वो फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट के थ्रू है। और ऑब्वियसली जब कंडक्ट में चेंज आएगा तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो रेलिवेंट फैक्ट या फैक्ट इन इशू की वजह से ही होगा। अभी आगे इलस्ट्रेशंस करेंगे तो वहां पर और क्लैरिटी आएगी। अब देखो सेक्शन के साथ एक्सप्लेनेशन, ये था पहला पैराग्राफ, ये दूसरा पैराग्राफ जिसको वहां पर डिकोड किया हुआ है, फिर ये दो एक्सप्लेनेशन। पहले एक्सप्लेनेशन कह रही है वर्ड कंडक्ट इन दिस सेक्शन डज नॉट इंक्लूड स्टेटमेंट्स unless those statements accompany and explain acts other than statement, meaning thereby something beyond those statements like action with statement। तो जो स्टेटमेंट है, mere स्टेटमेंट यहाँ पर इंक्लूड नहीं होगी, उस स्टेटमेंट के साथ कुछ accompany, ओके, unless those statements accompany and explain acts other than statement, स्टेटमेंट के अलावा, जैसे एक्शन। वो बोल रहा है हाँ मैंने चोरी की है और जेब में से चोरी का सामान निकाल रहा है, तो जो वो बोल रहा है वो तो स्टेटमेंट है, लेकिन जो वो जेब में से चोरी का सामान निकाल रहा है वो एक्शन है, ठीक है। बट दिस एक्सप्लेनेशन इज नॉट टू अफेक्ट रेलिवेंसी अंडर एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, एनी अदर सेक्शन ऑफ दिस एक्ट। तो ये जो बात है स्टेटमेंट वाले की, स्टेटमेंट के अलावा कुछ होना चाहिए, कोई एक्शन होना चाहिए, कोई एक्टिविटी होनी चाहिए, वो सिर्फ इसी सेक्शन पे अप्लाई होगी और किसी सेक्शन पे अप्लाई नहीं होगी इस एक्ट में। एक्सप्लेनेशन 2 कहता है वेयर कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन इज रेलिवेंट, जहां कहीं भी किसी भी व्यक्ति का कंडक्ट रेलिवेंट है, एनी स्टेटमेंट मेड टू हिम और इन हिज प्रेजेंस एंड हियरिंग, उस व्यक्ति की प्रेजेंस में कोई भी स्टेटमेंट दी गई है और उस स्टेटमेंट की वजह से उसका कंडक्ट इफेक्ट हुआ है, तो वो कंडक्ट रेलिवेंट माना जाएगा, एविडेंस के तरीके से उसको प्रस्तुत किया जा सकता है। ये अभी आगे जो भी हम इलस्ट्रेशन सेक्शन करेंगे सारी चीजें कवर होंगी, ठीक है। तो 3 चीज है, मोटिव, प्रिपरेशन, कंडक्ट, सब्सिक्वेंट और प्रीवियस। तो देखो उससे पहले जरा एक चीज और देख लो, कहाँ है? हाँ ये रहा, नहीं ये भी नहीं है, कहाँ गया वो? हाँ, कंडक्ट, किसका कंडक्ट? पार्टी, एजेंट, कंडक्ट ऑफ स्टेट एज प्रोसिक्यूटर, एक्यूज्ड, विक्टिम। और ये कंडक्ट किसके रेफरेंस में? उस सिविल क्रिमिनल प्रोसीडिंग के रेफरेंस में, फैक्ट इन इशू या रेलिवेंट फैक्ट के रेफरेंस में। एंड सच कंडक्ट इज इन्फ्लुएंस्ड और इन्फ्लुएंसेस बाय फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट। EFI इलस्ट्रेशन जो करेंगे उससे क्लैरिटी आएगी, इन रेफरेंस में होना चाहिए। और प्रोक्सिमिटी इन टाइम, तो कंडक्ट की जब हम बात कर रहे हैं तो प्रीवियस और सब्सिक्वेंट भी हो सकता है। और मोटिव प्रिपरेशन प्रीवियस ही रहेगी, वो सब्सिक्वेंट होती नहीं है ऑफेंस
ठीक है, स्टेजेस ऑफ क्राइम देखोगे, स्टेजेस ऑफ ऑफेंस देखोगे तो आपका ये मोटिव प्रिपरेशन पहले ही हो जाती है। सब्सिक्वेंट का तो सवाल ही नहीं उठता, सब्सिक्वेंट का सवाल सिर्फ कंडक्ट में उठता है। अब देखो वापस चलते हैं। हाँ, डिफरेंस बिटवीन मोटिव और इंटेंशन अब जरा देखते हैं। जो मोटिव की बात की गई है, मोटिव एक इंटरनल और साइकोलॉजिकल फैक्ट है जो काइंड्स ऑफ फैक्ट में पढ़ा था हमने। थोड़ा मोटिव और इंटेंशन की डिफरेंस देख लो। मोटिव रेफर्स टू अल्टीरियर कोज, ये अल्टीरियर कोज होता है जिसकी वजह से कोई व्यक्ति कुछ करने का इच्छुक होता है, और इंटेंशन रेफर्स टू पर्पसफुल एक्शन, जो वो करना चाह रहा है। तो अल्टीरियर कोज होता है मोटिव, मोटिव की वजह से एक इच्छा जागृत होती है कुछ करने की, ठीक है, और फिर जब आप वो काम करते हो, अपना मन तैयार कर लेते हो, वो हो जाती है आपकी इंटेंशन। ये एक कॉन्शियस डिसीजन है। मोटिव इज द ड्राइविंग फोर्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव, और एक्ट इन फर्दरेंस ऑफ इंटेंशन इज ऑब्जेक्टिव। इट इज सब्सटेंशियल टू डिटरमाइन क्रिमिनल लायबिलिटी। कोई मोटिव तो होना ही चाहिए ऑफेंस का। इंटेंशन है उसकी, वो इंटेंशन क्यों बनी? ए बी को मारना चाहता है, ये उसकी इंटेंशन बनी। इंटेंशन क्यों बनी? क्योंकि बी ने ए से पैसे उधार ले रखे तो वापस नहीं कर रहा था, या ए और बी की जमीन पे लड़ाई है, कई सालों से वो लड़ाई चलती आ रही है, कई बार झगड़ा भी हो चुका है और वो एक दूसरे को जान से मारने की धमकी भी दे चुके हैं। तो वहां पर वो मोटिव तैयार हुआ। मोटिव तैयार किस चीज से हुआ? उस प्रॉपर्टी के झगड़े की वजह से, और उस मोटिव की वजह से फिर इंटेंशन। जितना भी कल्पेबल होमिसाइड का पढ़ोगे या आईपीसी में जहां भी इंटेंशन की बात आएगी, मोटिव आएगा ही आएगा। तो जहां भी, और स्पेसिफिकली आपका मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड है, तो वहां पर मोटिव, मैक्सिमम टाइम मोटिव आएगा, ठीक है। अब आप कहोगे मैक्सिमम टाइम क्यों? मोटिव तो हमेशा आना चाहिए। तो कई बार व्यक्ति होते हैं रेस्टलेस तरीके से काम करते हैं, ठीक है, या कई ऐसे हार्डकोर क्रिमिनल होते हैं और बिना किसी मोटिव के ही मर्डर करे चले जाते हैं, तो उन टेक्निकलिटीज की वजह से ऐसा कहा है। देखो, इंटेंशन टू डू रिजल्ट फ्रॉम मोटिव, ये इसको रीड करोगे तो भी क्लियर हो जाएगा। जो मैंने कहा है ये सेम वही चीज है। इन ऑल केसेस ऑफ मर्डर कल्पेबल होमिसाइड देयर इज अ मोटिव, प्रोसिक्यूशन प्रूव्स द मोटिव। तो कोर्ट कहती है ठीक है, आप ये कह रहे हो इसने मर्डर किया है, पर कोई कारण तो होगा, क्यों किया है मर्डर इसने, कोई तो रीजन होगा। वो रीजन, वो कारण होता है मोटिव। इट इज द एक्ट विच शुड बी लीगल। इलीगल मोटिव और इंटेंशन डज नॉट मैटर अनलेस एक्ट इज इलीगल। देखो भाई, मोटिव और इंटेंशन तो पनिशेबल है ही नहीं जब तक कि कुछ एक्ट ना किया गया हो, ठीक है। तो अगर एक्ट लीगल है और मोटिव इंटेंशन इलीगल है, मन में जो सोच रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सपोज करो ए बी को एक लेसन पढ़ाना चाहता है, लेसन मतलब पढ़ाई नहीं, उसको ही वांट्स टू टीच अ लेसन, उसको सबक सिखाना चाहता है। तो बी एक घर बनाता है और घर बनाते हुए पब्लिक लैंड पे थोड़ा एनक्रोच कर लेता है। वो ए एक रेलिवेंट ऑफिसर है टाउन प्लानिंग ऑफिस में, वो इस मैटर का कॉग्निजेंस लेता है। अब मोटिव और इंटेंशन तो उसकी गलत है क्योंकि वो उसको सबक सिखाना चाहता था, लेकिन एक्ट उसका लीगल है। तो जब एक्ट लीगल है तो कोई फर्क नहीं पड़ता मोटिव और इंटेंशन इलीगल हो या ना हो, ठीक है। उसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल देखो, ए फायर्स एट टाइगर विद मोटिव टू सेव द एंडेंजर्ड पीपल। जिन लोगों की जान खतरे में, उनकी जान बचाने के लिए वो गोली चलाता है। बुलेट ग्लैंसेस ऑफ एंड हिट्स मिस्टर बी। हेयर एक्ट इज नॉट इलीगल, नीदर मोटिव एंड इंटेंशन, एक्सीडेंट, ठीक है। अब देखो, सपोज ए हैड अ मोटिव टू हेल्प अदर्स, उसका मोटिव है कि मैं लोगों की मदद करूं, इस प्रकार का मेरा नेचर हो, मैं इस प्रकार के काम करूं, और उसी मोटिव के साथ फिर इंटेंशन फॉर्म होती है और वो सर्जरी कर देता है, लेकिन बिना कंसेंट के, ठीक है। जहां पर कंसेंट लिया जा सकता था, बिना कंसेंट के सर्जरी कर देता है। अब यहां पर मोटिव तो गुड है, इंटेंशन भी उसकी सही है, लेकिन लाइबिलिटी इनकर कर ली, क्यों? बिना कंसेंट के आप सर्जरी नहीं कर सकते गुड फेथ में भी। ये अपना जब आप जनरल एक्सेप्शन पढ़ोगे आईपीसी में तो और क्लियर हो जाएगा। अब बात है, जहां पर कंसेंट लेने की पॉसिबिलिटी है वहां पर ही चीज अप्लाई होती है। वहां पर आप ये भी पढ़ोगे जहां पर कंसेंट लेना पॉसिबल ही नहीं है। चलो, सपोज मिस्टर ए हैज इल विल अगेंस्ट बी, ठीक है। एक दिन मिस्टर ए मिस्टर बी को पुश कर देते हैं और मिस्टर बी गिर जाते हैं गड्ढे में और उनको हो जाती है इंजरी। अब सिर्फ इस सर्कमस्टांसिस से तो ऐसा लगता है कि ए ने जानबूझ के धक्का दिया होगा क्योंकि ए का मोटिव है, इलविल है, ठीक है। लेकिन मिस्टर ए कहते हैं कि उन्होंने मिस्टर बी को एक विशियस डॉग से बचाया।
जो उस पर अटैक करने वाले थे। नाउ बर्डन टू प्रूव दैट मिस्टर ए डिड द एक्ट विथ सम अदर मोटिव लाइज ऑन मिस्टर ए। इसके लिए 106 अभी देखेंगे हम। अब मिस्टर ए प्रूव करते हैं कि उन्होंने बचाया है मिस्टर बी को, तो कोई लायबिलिटी नहीं है, इररिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट दैट ही हैड इल विल। कहने का मतलब ये है कि आपको ये एस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि जो एक्ट किया है वो उस मोटिव की वजह से ही किया है, जो इंटेंशन है वो उस मोटिव की वजह से ही है। ऐसा ना हो कि किसी और मोटिव की वजह से, इंटेंशन की वजह से एक्ट हुआ है, किसी और मोटिव की वजह से इंटेंशन हुई है और एक्ट हुआ है। क्योंकि जब तक मोटिव नहीं मिलेगा तो लाइबिलिटी के ऊपर क्रिमिनल लॉ में फर्क पड़ता है। फिर वो मोटिव इंटेंशन की स्टेजेस चलती है तो उन पर फर्क पड़ता है। ये आप आईपीसी पढ़ोगे जब और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। अभी 106 का देखते हैं थोड़ा। 106 कहता है बर्डन ऑफ प्रूविंग फैक्ट एक्सेप्शनली बिटवीन विद इन नॉलेज। तो कहता है एनी फैक्ट इज स्पेशली विद इन द नॉलेज ऑफ एनी पर्सन। जिस भी व्यक्ति की नॉलेज में वो फैक्ट है वही उसको प्रूव करेगा। सो व्हेन अ पर्सन डज एन एक्ट विद सम इंटेंशन, जब कोई व्यक्ति किसी इंटेंशन के साथ काम करता है अदर देन विच द कैरेक्टर एंड सर्कमस्टांस ऑफ द एक्ट सजेस्ट, ठीक है, तो सर्कमस्टांसिस से कुछ और लग रहा है लेकिन इंटेंशन कुछ और है। सो बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट इंटेंशन इज अपॉन हिम। तो यहाँ पर इंटेंशन रीजन कुछ और ही लग रहा है पर रीजन कुछ और है, तो ये मिस्टर ए को ही प्रूव करना पड़ेगा। अब आगे आ जाओ भाई, ज़्यादा हमें आईपीसी में भी नहीं जाना। सो मोटिव इज अल्टीरियर ऑब्जेक्ट फॉर विच इंटेंशन इज देयर, इंटेंशनल एक्ट इज पनिशेबल, hence need not to confuse between intention and act. Motive and intention are not punishable, ठीक है, act or omission are, hence motive is required wherever law requires so. Now in circumstantial evidences or matter depending on circumstantial evidences, motive help to complete the chain. लेकिन जरूरी नहीं है कि मोटिव का प्रूव होना ही चाहिए। अगर मोटिव प्रूव नहीं हुआ तो भी इन्फ्रेंस निकाला जा सकता है अवेलेबल एविडेंसेस से। अभी एक केस हुआ था सुरेश चंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का। इस केस में क्या हुआ, जो सुरेश थे और राजपाल शर्मा, उनको 302 मर्डर के लिए कन्विक्ट किया गया था, ठीक है। 3 लोगों का मर्डर हुआ था, एक ये महिला, 2 इनके बच्चे। तो जो क्वेश्चन आया, सेशन कोर्ट ने भी इनको वो कर दिया था, कंफर्म कर दी थी इनकी डेथ। मैं तो सुप्रीम कोर्ट के पास गया। क्वेश्चन ये था कि जो मोटिव है, मोटिव के बारे में ना तो 313 सीआरपीसी में कोई बात हुई, तो जब मोटिव के बारे में कोई प्रूफ नहीं हुआ, 313 में बात नहीं हुई, तो मोटिव को आप एट्रीब्यूट नहीं कर सकते। ये जब सीआरपीसी पढ़ोगे तो पता चलेगा 313 क्या होता है ट्रायल के टाइम पे। बाकी मेरे जो सीआरपीसी के लेक्चर अपलोड है सीआरपीसी की प्लेलिस्ट में, उसमें जाके देखोगे, जहाँ पर ट्रायल का ब्रीफली मैंने बताया हुआ है, उसमें ये 313 आपको क्लियर हो जाएगा, फिर ये चीज़ भी क्लियर हो जाएगी। एंड हैंस मोटिव, मैं डिस्क्रिप्शन में भी वो लिंक डाल दूंगा 313 वाले का। And hence motive cannot be attributed to accused. Neither the same could be reckoned as circumstances against him. तो circumstantial evidences से आप उसको नहीं पता लगाओगे। तो कोर्ट ने कहा कि भाई बात सुनो, it could not be pointed out as to what in fact was the real prejudice caused to the accused by omission of this question. चलो भाई, हमने accused से मोटिव के बारे में 313 में नहीं पूछा, नहीं हुई बात, तो ये बताओ ना पूछने की वजह से एक्यूज्ड को क्या प्रेजुडाइस हुआ है, ये बताओ, उसको क्या नुकसान हुआ है, क्या इनजस्टिस हुआ है, क्या अब्यूज ऑफ प्रोसेस हुआ है। कुछ हुआ है तो बताओ, पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। नो मटेरियल वॉज प्लेस्ड बिफोर कोर्ट टू शो कि क्या प्रेजुडाइस हुआ है एक्यूज्ड को ना पूछने से। तो कोर्ट ने कहा कि एब्सेंस ऑफ प्रूफ ऑफ मोटिव का ये मतलब नहीं है कि एविडेंसेस गलत हो गए या ट्रस्टवर्दी नहीं है, एविडेंसेस ट्रस्टवर्दी रहेंगे। Absence of proof of motive does not render evidence bearing on guilt untrustworthy और unreliable. उन सर्कमस्टांसेस से पता लग जाता है। अब इस केस के अंदर पता लग रहा था प्रॉपर्टी के लिए लड़ाई थी, उस लड़ाई की वजह से इसने ये मर्डर किया। अब उसके अलावा एक बात बताओ, ए अगर बी का मर्डर कर देता है तो उसको नॉलेज तो है ही ना, या तो जनरल एक्सेप्शन में जाएगा, या वो मर्डर कर रहा है तो उसको नॉलेज है। अब कोई बिना मोटिव के अगर मर्डर कर देगा तो क्या आप ये कहोगे कि इसको सजा नहीं मिलेगी? अल्टीरियर इंटेंशन इज मोटिव एंड इमीडिएट इंटेंशन इज इंटेंशन। ये कई बार इमीडिएट इंटेंशन और अल्टीरियर इंटेंशन के बारे में पूछ लिया जाता है, तो इसको ध्यान रखना। अब आओ प्रिपरेशन पे। स्टेजेस ऑफ क्राइम, पहली इंटेंशन, बगल में मोटिव, ठीक है, फिर प्रिपरेशन, फिर अटेम्प्ट, फिर कंप्लीशन। अब प्रिपरेशन यूजुअली जनरली पनिशेबल नहीं है,
लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शन है, किसी पढ़ोगे जो पता लग जाएगा। ठीक है, प्रिपरेशन का मतलब होता है तैयारी करना, मेकिंग थिंग्स रेडी, प्रोक्योरिंग थिंग्स, डेवलपिंग थिंग्स। ठीक है, तैयारी करना ऑफेंस की। तो जब भाई आपका मोटिव हो चुका है तो आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो प्रिपरेशन कर रहे हो इसका मतलब मोटिव है कहीं ना कहीं। ठीक है, अब जो प्रिपरेशन होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, क्यों? क्योंकि ये प्रोसिक्यूशन की स्टोरी को पूरा करता है। वो कहता है कि जी ये मर्डर इसने करना था, इसने प्रिपरेशन भी करी है, बंदूक खरीद के लाया है, पॉइजन खरीद के लाया, चाकू खरीद के लाया, सांप खरीद के लाया। हाँ भाई, लोग सांप खरीद के लाते हैं, ठीक है, ब्लैक मार्केटिंग के थ्रू जहरीले सांपों को लाते हैं, घर में छोड़ देते हैं कि ये ए या बी को काट लेगा, वो मर जाएगा, चैप्टर क्लोज। ऐसे केसेस हुए हैं। एक व्यक्ति था, ये केस मैटर केरला का है, वो सांप लेकर आया और उसने अपनी वाइफ के कमरे में सांप को छोड़ दिया कि ये सांप इसको काट लेगा, पर सांप ने नहीं काटा, वो सांप की मर्जी। तो आदमी को बड़ा अफसोस हुआ, उसकी पत्नी को वो सांप दिख गया तो सांप फेंकना पड़ा। वो जाके दोबारा नया सांप लेकर आया कि ये तो काटेगा ही काटेगा, अब उस सांप ने काट लिया उसको। चलो खैर, हम तो एविडेंस पे आते हैं। परचेजिंग पॉइजन यूज फॉर कमिटिंग मर्डर, टॉकिंग टू पीपल टू इंस्टिगेट देम एंड देन कमीशन ऑफ राइट्स, ये प्रिपरेशन में क्या एग्जाम्पल है कुछ। ठीक है, ऑल द फैक्ट्स प्रूविंग प्रिपरेशन आर रेलिवेंट, प्रिपरेशन इज प्रूफ ऑफ मोटिव, जो मैं आपको बता चुका हूँ। सो व्हेन यू इम्प्लीमेंट योर मोटिव यू प्रिपेयर फॉर इट, मोटिव को इम्प्लीमेंट करोगे तो प्रिपरेशन तो करोगे ही ना। अब जो ये प्रूफ ऑफ प्रिपरेशन है ये रेब्यूट करती है, ये प्रिजम्पशन पढ़ाई थी ना, काइंड्स ऑफ प्रिजम्पशन, रेब्यूटेबल, इरेब्यूटेबल क्या होता है, ये रेब्यूटेबल रेब्यूटिंग वहीं से है, रेब्यूटिंग रेब्यूटेबल वहीं से सेम है। प्रूफ ऑफ प्रिपरेशन ऑल्सो हेल्प्स रेब्यूटिंग द कंटेंशन दैट एक्ट वॉज एक्सीडेंटल। सेक्शन 10, अब देखो भाई जरा सेक्शन 10 क्या कहता है, हेड नोट देख लेते हैं। कहता है थिंग सेड, नहीं 10 नहीं 15 है भाई, ये हो गया टाइपो, हटाओ इसको, 15। अब देखो 15, फैक्ट बियरिंग ऑन क्वेश्चन वेदर एक्ट वाज एक्सीडेंटल और इंटेंशनल। अगर कोई कहता है कि जी एक्सीडेंटल था वो एक्ट, तो कहा जाएगा कि भैया एक्सीडेंटल था तो प्रिपरेशन किस चीज़ की कर रहे थे फिर आप, है ना। एक्सीडेंटल एक्ट की प्रिपरेशन थोड़ी होती है। अब देखो मोहनलाल का केस, इस केस में क्या हुआ, जो एक्यूज था उसने गुड्स इंपोर्ट किए थे बिना कस्टम ड्यूटी को पे किए हुए, उसने डिसीव किया कस्टम अथॉरिटी को और वो इस तरीके की गतिविधियों में था। ये बताया गया कि प्रीवियस ओकेजन पे भी एक्यूज ने ऐसे ही किया है और दूसरे पोर्ट पे उतरा, वहाँ भी उसने इसी तरीके से कोशिश की कि बिना पे कस्टम ड्यूटी दिए वो गुड्स को ले जाए, ब्राइब कर दे, डिसीव कर दे अथॉरिटी को। तो कोर्ट ने कहा कि जो ये इसके प्रीवियस ओकेजन वाला कंडक्ट आपने बताया है ये एडमिसिबल है, इट प्रूव्स एक्यूज्ड मोटिव, प्रिपरेशन एंड प्रीवियस कंडक्ट। तो क्योंकि प्रीवियसली वो कंडक्ट कर चुका था, उसकी मोटिव थी, उसकी प्रिपरेशन थी, ये चीज़ें एक दूसरे को प्रूव करती है। मोटिव प्रूव करती है प्रिपरेशन को, प्रिपरेशन प्रूव करता है मोटिव को, कंडक्ट प्रूव करता है प्रिपरेशन को, प्रिपरेशन प्रूव करता है कंडक्ट को। ठीक है, जहाँ पर भी रेलिवेंट फैक्ट हमारे सामने वहाँ पर ये चीज़ें होंगी। अब देखो कंडक्ट, कंडक्ट जनरली मीन्स बिहेवियर। ठीक है, इट कुड बी एक्ट, एक्ट्स, ओमिशन, ओमिशंस। सो यूजुअली कंडक्ट इनकॉर्पोरेट स्टेटमेंट, अटरेंस। ठीक है, यूजुअली कंडक्ट में स्टेटमेंट और अटरेंस होती है, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन उसने बताया हुआ है कि भाई मोर देन मियर स्टेटमेंट, एक्शन वगैरह भी चाहिए, ये मैंने आपको चार्ट बता ही दिया है। अब देखो कंडक्ट, बिहेवियर, एक्ट और ओमिशन। कंडक्ट ऑफ एक्यूज्ड और विक्टिम, ये सेक्शन 8 में भी रेलिवेंट है, 14 में भी रेलिवेंट हो सकता है, स्टेट ऑफ माइंड शो करने के लिए 14 आगे करेंगे। रेस जस्टिस सेक्शन 6 हम कर चुके हैं। ठीक है, और किसी भी चीज़, किसी भी फैक्ट की एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस को प्रोबेबल इम्प्रोबेबल करने के लिए सेक्शन 11, जिसको प्ली ऑफ एले भी बोला जाता है, ये सेक्शन आगे करेंगे जब क्लियर हो जाएगा। तो ये जो कंडक्ट की हम बात कर रहे हैं ये इस तरीके से भी रेलिवेंट हो सकता है, क्योंकि मोर देन स्टेटमेंट जब हमें कंडक्ट चाहिए वो सिर्फ सेक्शन 8 में चाहिए, और ये एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है कि बाकी किसी भी प्रोविजन पे अप्लाई नहीं होती। तो जो स्टेटमेंट है वो 14 में भी स्टेट ऑफ माइंड शो करने के लिए रेलिवेंट हो जाती है, रेस जस्टिस में भी आ जाती है। ठीक है, 11 में भी आ जाती है। अब देखो रेप केसेस में असर्टेनिंग कंसेंट फ्रॉम कंडक्ट हैज इट्स ओन जूरिस्प्रूडेंस। अब किस तरीके से, अभी तुकाराम वर्सेस महाराष्ट्र का, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का जो केस था ये काफ़ी फेमस हुआ था और कोर्ट को क्रिटिसाइज किया गया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोर्ट ने कहा
कि ना तो कोई ह्यू एंड क्राई किया, एक लड़की थी जिसका 2 पुलिस ऑफिसर ने पुलिस स्टेशन में ही रेप किया, तो कोर्ट ने कहा कि ना तो उस लड़की ने कुछ चिल्लाया, कुछ कहा, कुछ ह्यू क्राई हुआ, ना ही उसके प्राइवेट पार्ट पे कोई इंजरी है। डिफेंस कहता है कि ये पीसफुल अफेयर है, इसका मतलब कंसेंट था। अब देखो कंसेंट का मतलब सबमिशन भी होता है, ठीक है। अब कोर्ट ऐसे डिसीजन कम ही देता है, कंसेंट का मतलब सबमिशन भी होता है। तो सिर्फ सबमिशन कर देना या चिल्लाना नहीं है या प्राइवेट पार्ट पर कोई चोट नहीं लगी है, इसका ये मतलब थोड़ी है कि उसने कंसेंट दे दिया, ठीक है। और दूसरे केसेस देखोगे, इंटरकोर्स इन प्रीटेक्स्ट और प्रॉमिस ऑफ मैरिज हैज नॉट बीन एक्सेप्टेड बाय कोर्ट एज रेप। तो कोर्ट वहां कह रहा है कि नहीं भाई, आपको पता था आप क्या कर रहे हो, यू आर मैच्योर इनफ, आप 18 से ऊपर भी हो, आपकी एज भी है, तो वहां पर हम रेप नहीं मानेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ कंडक्ट वगैरह जो होता है, इससे आप मोटिव, प्रिपरेशन और ऑफेंस की लायबिलिटी एसेंशियल हो जाती है। अब कंडक्ट प्रीवियस और सब्सिक्वेंट भी हो सकता है। अब प्रीवियस कंडक्ट होता है, उसको लास्ट सीन टुगेदर से भी कई बार कनेक्ट किया जाता है। इसमें विक्टिम एक्यूज्ड के साथ आखिरी बार देखा गया था। विक्टिम आखिरी बार कब देखा गया? एक्यूज्ड के साथ देखा गया। नाउ एंड इट बिकम्स इम्पॉसिबल दैट ऑथर ऑफ क्राइम कैन बी समवन एल्स अदर देन एक्यूज्ड। विक्टिम को एक्यूज्ड के साथ ही देखा गया था और सर्कमस्टांसिस से पता लगता है कि ये इम्पॉसिबल है कि कोई और उसके साथ होता, कोई और विक्टिम के साथ होता एक्यूज्ड के अलावा। तो इसका मतलब किसने किया? एक्यूज्ड ने किया। लेकिन इसकी अपनी शॉर्ट कमिंग है, ये डिफिकल्ट होता है, टाइम गैप, लास्ट सीन, हैपनिंग ऑफेंस। अभी एग्जांपल देखो, ए ने लिफ्ट ली बी से और रिक्वेस्ट कहा कि मुझे एक जगह पे छोड़ दो, ठीक है। मिस्टर बी डिड द सेम। तो कह रहे हैं कि भाई मिस्टर बी ने वही वैसा ही किया और उसके बाद मिस्टर ए की डेड बॉडी मिली, गला दबाकर उनकी हत्या कर दी। इट वॉज कंटेस्टेड दैट मिस्टर ए वॉज लास्ट सीन विद मिस्टर बी। आखिरी बार बी के साथ देखे थे और 5 से 10 मिनट के अंदर उनकी फिर मृत्यु हो गई और कोई भी व्यक्ति आसपास दिखा नहीं। लेकिन वहां पर कुछ गुंडे थे जो छुपे हुए थे उस जगह पे और किसी को भी नहीं पता था उसके बारे में। उन्हें लगा कि कहीं ये देखना ले हमें या पता न लग जाए, तो उन्होंने उसको मार दिया। तो सच हैपनिंग्स मे बी देयर। और फंडामेंटल रूल क्या है क्रिमिनल लॉ का कि 100 गुनहगार छूट जाए पर एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। वो भी यहाँ रोल प्ले करता है, बेनिफिट ऑफ डाउट एक्यूज को ही जाता है, ठीक है। तो इन चीज़ों की वजह से ये कोई भी थ्योरी आप सक्सेसफुल नहीं होती। तो सारे एविडेंसेस को देख के बहुत ही ध्यान से, इसीलिए तो कन्विक्शन रेट कम है। ये भी एक रीज़न है कन्विक्शन रेट का। करप्शन, एडजॉर्नमेंट, एविडेंसेस को मिटा देना, इन्फ्लुएंस, पार्टियों का पॉलिटिकल लिंक होना, वो सब चीज़ें हैं। उसके अलावा ये चीज़ें भी होती हैं। सब्सिक्वेंट कंडक्ट मीन्स कंडक्ट आफ्टर हैपनिंग ऑफ द इवेंट, ठीक है। सिनेरियो जो 162 सीआरपीसी का है वो इसके साथ देखेंगे तो क्योंकि वो सिग्निफिकेंट है। देखो भाई 162 सीआरपीसी कहता है कि स्टेटमेंट जो भी आपने ड्यूरिंग दी कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन पुलिस को दी है वो स्टेटमेंट प्रूव नहीं होगी। 161 162 सीआरपीसी पढ़ोगे तो पता लगेगा साइन भी नहीं करना होता उनके ऊपर। बट इफ सच स्टेटमेंट इज अकम्पनीड बाय कंडक्ट तो वो सेक्शन 8 में रेलिवेंट हो सकती है। देखो महासिंह वर्सेस स्टेट का केस, एक्यूज्ड को कन्विक्ट किया था ब्राइब लेने के वजह, ठीक है। एक्यूज्ड ने ली थी ब्राइब, उनको कन्विक्ट किया गया था। ही एक्सेप्टेड दैट बिफोर इंस्पेक्टर, बिफोर द इंस्पेक्टर, उसने एक्सेप्ट किया बिफोर दी, ही एक्सेप्टेड बिफोर इंस्पेक्टर ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन कि उसने ब्राइब ली है, ठीक है। अब एज पर 162 ये स्टेटमेंट तो आप प्रूव नहीं कर सकते, स्टेटमेंट पे आप रिलाई नहीं कर सकते, इसकी एडवांटेज आप ले नहीं सकते। सीआरपीसी 162 में यही लिखा है। तो कोर्ट ने कहा कि सच स्टेटमेंट कैन नॉट बी रिलाइड अपॉन, बिल्कुल सही बात है, प्रोसिक्यूशन उसका फायदा नहीं उठा सकता। लेकिन उसका एक्शन in inserting unwanted something in his pocket, his immediate reaction to illegal overture are accepted in form of acts accompanied with statement। तो हम स्टेटमेंट से हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो उसने कंडक्ट और एक्ट किया है वो रेलिवेंट है सेक्शन 8 में, कन्विक्शन ऑफ हेल्ड। अब देखो व्हाट एक्यूज्ड डिड, उसने क्या किया, उसका कंडक्ट, पुलिस को लेकर गया जहां पर पैसा छुपाया हुआ था या पैसा और रिसिप्ट अपनी जेब से निकालना। तो व्हाट एक्यूज्ड डिड, उसने क्या किया, कंडक्ट प्रूव हो सकता है। लेकिन एक्यूज्ड ने क्या कहा, व्हाइल टेकिंग द पुलिस टू द प्लेस और टेकिंग आउट मनी फ्रॉम हिज पॉकेट इज बार्ड बाय 162।
उसने क्या बोला वो स्टेटमेंट बार्ड है, लेकिन उसने क्या किया, इसीलिए एक्सप्लेनेशन में भी कहा गया है। ठीक है, और ये भी कहा गया है, इसलिए एक्सप्लेनेशन में कहा गया है कि ये सिर्फ इसी सेक्शन पे अप्लाई होगा, बाकियों पे नहीं होगा, क्योंकि कई जगह पर स्टेटमेंट भी रेलिवेंट होती है। तो आप किसी भी तरीके से समझोगे ये रेलिवेंट ही है। इलस्ट्रेशन जे देखो, इस इलस्ट्रेशन में क्या कहा गया है, कह रहा है क्वेश्चन इज वेदर ए वॉज रेविस्ड। ठीक है, तो कहता है फैक्ट दैट शॉर्टली आफ्टर द एलिस रेप शी मेड अ कंप्लेंट रिलेटिंग टू क्राइम एंड सर्कमस्टांसेस अंडर विच एंड टर्म्स इन विच कंप्लेंट वॉज मेड आर रेलिवेंट। तो यहाँ पर स्टेटमेंट नहीं, यहाँ पर कंप्लेंट की बात कर रहा है। तो कंडक्ट बियॉन्ड स्टेटमेंट कंप्लेंट हो गई उसकी उस सेंस में, कंडक्ट बियॉन्ड स्टेटमेंट इज कंप्लेंट, तो वो कंप्लेंट कर रहा है। अब देखो फैक्ट दैट विदाउट मेकिंग अ कंप्लेंट शी सेड शी हैज बीन रेविस्ड इज नॉट रेलिवेंट एज कंडक्ट अंडर दिस सेक्शन। तो सिर्फ वो स्टेटमेंट इस सेक्शन में नहीं होगी, हालांकि वो डाइंग डिक्लेरेशन 32 क्लोज 1 में या कोरोबरेटिव एविडेंस 157 में हो सकती है रेलिवेंट। ये दोनों मैंने आपको पहले ही बताए थे क्या होते हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। ठीक है, तो यहाँ पर कंप्लेंट सेम बात के में कही गई है, क्वेश्चन इज वेदर ए वॉज रोब्ड, सेम लैंग्वेज है, सेम वही चीज है। ठीक है, तो ये दोनों इलस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है। क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला, क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला दुलारी वाला केस पिछले लेक्चर्स में हम कर चुके हैं, जहाँ पर जस्टिस महमूद ने कहा था कि सेक्शन 8 में एक्सप्लेनेशन 2 है जो उसमें जो कंडक्ट है उस कंडक्ट में वो फॉल करेगा, जो दुलारी ने साइन और सिग्नेचर से बोला था वो यहाँ पर फॉल करेगा। पर इसकी इलस्ट्रेशन एक्सप्लेनेशन 2 को जब आप एफ के साथ पढ़ते हो, ठीक है, क्वेश्चन इज वेदर ए रोब्ड बी, फैक्ट दैट आफ्टर बी वॉज रोब्ड सी सेड इन ए's प्रेजेंस। तो वो कह रहे हैं ए की प्रेजेंस में ऐसा हुआ था और ए का कंडक्ट, लेकिन जस्टिस महमूद ने उसको लगाया है विक्टिम पे। यहाँ पर बात हो रही है एक्यूज्ड की, और अगर आप एक्सप्लेनेशन 2 देखो तो इसमें कहाँ लिखा है कि विक्टिम या एक्यूज्ड है, ये तो कह रहा है कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन इज रेलिवेंट, बस कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन, और कौन सा पर्सन होगा वो सेक्शन आपको यहाँ बता ही रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली जस्टिस महमूद ने यही सोच के बताया, पर ठीक है जो भी हो 32 में जाए या यहाँ पर जाए वो चीज़ रेलिवेंट मानी गई। ठीक है, लीगल रेलिवेंसी को भी अपहेल्ड किया गया। तो यहाँ पर ये देखो, क्वेश्चन इज वेदर ए रोब्ड बी, द फैक्ट दैट आफ्टर बी वॉज रोब्ड सी इन ए's प्रेजेंस, ए ने रोब किया है, रोबरी की है, और जब रोबरी हो गई उसके बाद यानी सब्सिक्वेंट कंडक्ट, सी ए की प्रेजेंस में कहता है पुलिस आ रही है उसको ढूंढने के लिए जिसने रोबरी की है, ये सुनते ही बी भाग गया, तो ये उसका सब्सिक्वेंट कंडक्ट हो गया, ये उसका सब्सिक्वेंट कंडक्ट हो गया। अब जरूरी नहीं है कि एक्यूज भागई, ठीक है, जरूरी नहीं कि वो भागे, हो सकता है वहां भी रहे, लेकिन भागता है या कुछ भी करता है तो वो एक इफेक्ट पड़ता है। अब ये जो इलस्ट्रेशन ए है ये मोटिव के लिए है, ठीक है। और भी है, वो सब आप पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा। इलस्ट्रेशन सी प्रिपरेशन की बात कर रहा है, और बाकी जो मैंने आपको बताए हैं वो इलस्ट्रेशन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज़ और इसके साथ है वो हम देख लेते हैं। देखो, फैक्ट नेसेसिटी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस रेलिवेंट फैक्ट, वो क्यों भागा है ना, इसके लिए देखो यहाँ पर है एक इलस्ट्रेशन, कहाँ गया वो, ये रहा। कह रहा है ए इज एक्यूज्ड ऑफ अ क्राइम, ए को एक क्राइम के लिए एक्यूज किया गया है। फैक्ट दैट सून आफ्टर कमीशन ऑफ दिस क्राइम, जैसे ही वो क्राइम हुआ ए भाग गया अपने घर से, ये रेलिवेंट है सेक्शन 8 में, सब्सिक्वेंट कंडक्ट, ठीक है, अफेक्टेड बाय फैक्ट इन इशू, ओके। फैक्ट दैट एट द टाइम व्हेन ही लेफ्ट होम ही हैड सडन एंड अर्जेंट बिजनेस एट द प्लेस टू विच ही वेंट, उसको एक बहुत ही जरूरी बिजनेस का काम था, एक जरूरी काम था, एक सडन और अर्जेंट काम आ गया था जिसकी वजह से वो चला गया। तो ये भी रेलिवेंट है क्योंकि एक्सप्लेन कर रही है कि उसने जल्दी जल्दी घर क्यों छोड़ा। अब जो डिटेल है बिजनेस की या काम की जिसके लिए वो गया है, वो सारी डिटेल देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उतनी ही डिटेल देनी है जितने की आवश्यकता। फॉर एग्जाम्पल वो कहेगा अचानक से मेरे पास फ़ोन आया कि स्ट्राइक हो गई है फैक्ट्री में और यहाँ पर दंगे हो सकते हैं, बोर्ड की मीटिंग बैठी है, आप अभी आ जाओ, बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, तो वो चला गया।
अब स्ट्राइक क्यों हुई, बोर्ड का क्या डिसीजन था, बोर्ड में कौन कौन था, बताने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ फैक्ट ये प्रूव होना है वहां पर कि हाँ स्ट्राइक थी, दैट्स ऑल, चैप्टर क्लोज। हाउ मच ऑफ स्टेटमेंट इज टू बी प्रूव, जो मैंने आपको प्रीवियस में भी बताया था, ठीक है, और सेक्शन 39 में भी आएगा, बाकी आगे हम पढ़ेंगे। तो ये है आपका सेक्शन 8। कोई क्वेश्चन क्वेरी हो तो आप बता सकते हो, समझ में ना आ रहा हो तो भी आप बता सकते हो। बेस्ट विशेस।